इस कहानी की शुरुआत में ही सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर एक सीधी खड़ी चट्टान के बीचों बीच एक छोटा सा टेंट हवा में झूल रहा है। नीचे झांक कर देखो तो इतनी गहराई नजर आती है कि किसी भी इंसान का दिमाग एक पल के लिए सुन्न पड़ जाए। और इसी खतरनाक ऊंचाई पर ये टेंट प्रो क्लाइंबर साशा और उसके पति टॉमी ने लगाया है, क्योंकि इस बार दोनों ने नॉर्वे की सबसे खतरनाक चट्टानों में से एक ट्रोल वॉल को चढ़ने का फैसला किया है, जिसकी ऊंचाई करीब 1100 मीटर तक जाती है और जहां हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन जैसे जैसे ये दोनों ऊपर बढ़ते हैं रास्ता और मुश्किल होता जाता है। तभी साशा एक ऐसे हिस्से पर फंस जाती है जहां पकड़ बनाने के लिए जगह बहुत कम है और जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो सीधा नीचे गिरना तय है। वो पूरी ताकत से खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन डर धीरे धीरे उस पर हावी होने लगता है। तभी ऊपर आसमान में काले बादल इकट्ठा होने लगते हैं और हवा का रुख भी बदलने लगता है। हालात देखकर टॉमी समझ जाता है कि अब आगे बढ़ना सही नहीं होगा, इसलिए वो साशा को यहीं रुकने के लिए कहता है। दोनों मिलकर वहीं चट्टान के बीचों बीच टेंट लगा लेते हैं ताकि रात किसी तरह काटी जा सके। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है, तूफान भी तेज होता जाता है। हवा इतनी जोर से चलती है कि टेंट हिलने लगता है और हर झोंका ऐसा लगता है जैसे उन्हें नीचे गिरा देगा। कुछ देर तक वो दोनों इंतजार करते हैं कि शायद मौसम शांत हो जाए, लेकिन हालात और बिगड़ने लगते हैं। मजबूरी में दोनों फैसला लेते हैं कि अंधेरे में ही नीचे उतरना होगा, क्योंकि ऊपर टिके रहना अब ज्यादा खतरनाक हो चुका है। वो धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करते हैं। हर मूवमेंट बहुत संभल कर करना पड़ रहा होता है, लेकिन इसी दौरान एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल देती है। साशा अभी अपनी रस्सी की सेफ्टी नॉट को पूरी तरह लॉक भी नहीं कर पाती कि अचानक टॉमी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे की तरफ खींचने लगता है। उस एक पल में सब कुछ बेकाबू हो जाता है। हुक दोनों का वजन संभाल नहीं पाता और पूरी ताकत साशा के हाथों पर आ जाती है। वो पूरी जान लगा देती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। हाथ कांपने लगते हैं और अगले ही पल सब कुछ खत्म हो जाता है। ये हादसा इतना अचानक होता है कि साशा को समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ, और यही पल उसकी जिंदगी को अंदर से तोड़ देता है। इसके बाद करीब 5 महीने बीत जाते हैं और अब वही साशा ऑस्ट्रेलिया के घने और सुनसान जंगलों में अकेले गाड़ी चलाते हुए वंडारा नेशनल पार्क के रेंजर स्टेशन पहुंचती है। वहां उसे साफ साफ बताया जाता है कि इस इलाके में लोग अक्सर बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं, इसलिए अंदर जाने से पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। लेकिन साशा बिना ज्यादा सोचे आगे बढ़ने का फैसला करती है, जैसे उसे किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा। रास्ते में वो एक छोटी सी दुकान पर रुकती है जहाँ माहौल अजीब सा लगता है। 2 आदमी उसे लगातार घूरते रहते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी हरकतें बदतमीजी में बदलने लगती हैं। साशा समझ जाती है कि स्थिति बिगड़ सकती है, लेकिन तभी अचानक बेन नाम का एक आदमी बीच में आकर सब संभाल लेता है और उसे वहां से निकलने का मौका मिल जाता है। साशा बिना समय गंवाए वहां से निकल जाती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसका जीपीएस काम करना बंद कर देता है। अब चारों तरफ सिर्फ जंगल है और रास्ता साफ नहीं दिख रहा। मजबूरी में उसे उसी बेन से रास्ता पूछना पड़ता है। बेन उसे एक अलग सा रास्ता बताता है जो छोटा तो लगता है, लेकिन सुनने में थोड़ा अजीब भी लगता है। वो साथ चलने का ऑफर भी देता है ताकि वो सुरक्षित पहुंच सके, लेकिन साशा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती। वो साफ मना कर देती है और अकेले ही उस अनजान रास्ते पर आगे बढ़ जाती है जहां उसे खुद भी नहीं पता आगे क्या मिलने वाला है। रात धीरे धीरे पूरी तरह घिर आती है और वो एक सुनसान सी जगह देखकर अपनी गाड़ी रोक देती है। आसपास सिर्फ अंधेरा और गहरा सन्नाटा फैला होता है, जैसे इस इलाके में कोई आता जाता ही नहीं। वो बिना वक्त गंवाए छोटा सा कैंप लगाने लगती है ताकि रात किसी तरह निकल सके। अभी वो खाना बनाने की तैयारी ही कर रही होती है कि तभी अचानक दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई देती हैं और आकर ठीक उसके पास रुक जाती है। दरवाजा खुलता है और उसमें से वही 2 आदमी उतरते हैं जो पहले दुकान पर उसे घूर रहे थे। उनके हाथ में शिकार का सामान होता है और उनके कपड़ों से साफ लगता है कि वो अभी अभी जंगल से कुछ मारकर लौटे हैं। माहौल एकदम असहज हो जाता है। साशा बिना कुछ कहे तुरंत समझ जाती है कि यहाँ रुकना सही नहीं है, इसलिए वो सीधा वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और दरवाजा लॉक कर लेती है। तभी उनमें से एक आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ उसके पास आता है, हाथ में अपनी टोपी पकड़े खिड़की के बाहर खड़ा होकर ऐसे बात करने की कोशिश करता है जैसे सब नॉर्मल हो। वो कहता है कि वो सिर्फ दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन साशा उसकी तरफ देखती तक नहीं, पूरी तरह इग्नोर कर देती है। कुछ सेकंड के लिए वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है जहाँ कोई कुछ नहीं बोल रहा होता। फिर आखिरकार वो दोनों आदमी वापस अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उनके जाते ही साशा एक लंबी सांस लेती है, लेकिन फिर भी पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाती, जैसे कुछ ठीक नहीं है। ये एहसास उसके अंदर बना रहता है। अगली सुबह वो जल्दी उठ जाती है, बिना समय बर्बाद किए अपना सामान समेटती है और सीधे ब्लैक स्टोन बे की तरफ निकल पड़ती है, जहां से उसकी राफ्टिंग शुरू होने वाली होती है। नदी तक पहुंचते ही साफ दिखता है कि पानी बहुत तेज बह रहा है।
हर मोड़ पर धारा अचानक बदलती है और पत्थरों से टकराने का खतरा हर सेकंड बना रहता है। वो अपनी छोटी नाव लेकर पानी में उतरती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। हर पल उसे खुद को संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती सीधे उसे उलट सकती है। लेकिन अजीब बात यह है कि ये खतरा उसे डराने के बजाय अंदर से जिंदा महसूस कराता है, जैसे वो अपने अंदर के दर्द से भाग नहीं रही बल्कि उसी के साथ लड़ रही हो। हर तेज लहर उसके अंदर चल रहे तूफान जैसा लगता है और वो बिना रुके आगे बढ़ती रहती है। वापसी के दौरान वो नदी किनारे एक ऐसी जगह से गुजरती है जहां पेड़ों पर कपड़ों के टुकड़े बंधे हुए होते हैं और साथ में कई लोगों की तस्वीरें टंगी होती हैं। वो जगह किसी याद या हादसे की गवाही देती हुई लगती है, लेकिन साशा बस एक नजर डालती है और बिना ज्यादा सोचे आगे बढ़ जाती है, जैसे वो हर चीज को नजरअंदाज करना सीख चुकी हो। शाम होते होते अंधेरा फिर से जंगल को ढक लेता है और वो एक बार फिर नदी किनारे अपना टेंट लगा लेती है। आसपास सिर्फ पानी की लगातार बहने की आवाज सुनाई देती है और बाकी सब कुछ खामोश होता है। बाहर से ये जगह जितनी शांत लगती है, अंदर से उतनी ही बेचैन करने वाली है। लेकिन साशा को अभी इस बात का अंदाजा नहीं है कि असली खतरा अभी शुरू भी नहीं हुआ। वो अपना बैग उठाकर पास के एक पेड़ की ऊंची डाल पर टांग देती है ताकि कोई जानवर उसे नुकसान ना पहुंचा सके, और फिर बिना ज्यादा सोचे वहीं लेट जाती है। धीरे धीरे उसकी आंख लग जाती है और वो गहरी नींद में चली जाती है। लेकिन सुबह जैसे ही उसकी आंख खुलती है, उसका दिमाग एकदम से अलर्ट हो जाता है, क्योंकि जहां उसने अपना बैग टांगा था वहां अब कुछ भी नहीं होता, जैसे वो बिना किसी निशान के गायब हो गया हो। ये बात उसे अंदर तक झटका देती है, क्योंकि ऐसा अपने आप नहीं हो सकता। उसके अंदर धीरे धीरे एक अजीब सा शक पैदा होने लगता है। फिर भी वो खुद को संभालती है और बिना घबराए अपनी नाव लेकर आगे बढ़ने का फैसला करती है। वो उसी कैंप साइट की तरफ जाती है जिसके बारे में बेन ने उसे बताया था, और जैसे ही वो वहां पहुंचती है, उसकी नजर सीधे बेन पर पड़ती है, जो वहां पहले से मौजूद होता है, ऐसे खड़ा जैसे वो काफी देर से उसी का इंतजार कर रहा हो। साशा बिना घुमाए फिराए अपनी पूरी समस्या बेन को बता देती है और बेन बड़े आराम से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कह देता है कि कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना सामान शेयर कर लेगा। ऊपर से वो उसे साथ बैठकर खाना खाने का ऑफर भी देता है। उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो इस जंगल में रहने का पूरा एक्सपीरियंस रखता हो। खुद को सर्वाइवल एक्सपर्ट बताता है, इसलिए पहली नजर में उसकी बातों पर भरोसा करना आसान लगने लगता है। दोनों धीरे धीरे बात करने लगते हैं और माहौल थोड़ा नॉर्मल सा लगने लगता है। लेकिन जैसे ही साशा पिछली रात वाले शिकारियों का जिक्र करती है, बेन बिना सोचे बोल देता है कि वो भी उसी वक्त वहां था। बस यही एक लाइन सब कुछ बदल देती है। साशा के अंदर कुछ खटकने लगता है। उसका दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है। वो बिना कुछ बोले हल्का सा पीछे हटने लगती है, जैसे उसका शरीर खुद ही खतरा महसूस कर रहा हो। वो वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बेन उसे रोक लेता है और उसी पल साशा की नजर उसके हाथ पर जाती है जहां एक रबर बैंड बंधा होता है। वो वही बैंड होता है जो उसका अपना था। अब कोई कंफ्यूजन नहीं बचता। सामने खड़ा यही आदमी शुरू से उसका पीछा कर रहा था। और फिर बेन बिना किसी हिचक के उसका बैग निकालकर सामने रख देता है। साथ में एक रेडियो और एक क्रॉसबो भी दिखाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है जो साफ बता रही होती है कि उसके इरादे ठीक नहीं है। अब वो साफ साफ कह देता है कि ये सब उसके लिए एक गेम है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बिल्ली चूहे के साथ खेलती है, और इस गेम के रूल भी वो खुद ही बताता है। रेडियो में जो गाना चल रहा है उसके खत्म होने से पहले साशा जितना दूर भाग सकती है भाग जाए। बस यही उसका एक मौका है। उस एक पल में साशा समझ जाती है कि अब ये सिर्फ भागने का मामला नहीं है, ये जिंदा बचने की लड़ाई बन चुकी है। वो झटके से अपना बैग उठाती है और बिना पीछे मुड़े दौड़ पड़ती है। उसके कदम लड़खड़ाते हैं लेकिन वो रुकती नहीं। सांस तेज हो जाती है और दिल इतनी जोर से धड़क रहा होता है जैसे कभी भी बाहर निकल आएगा। वो पूरी ताकत से नदी की तरफ भागती है और अपनी नाव तक पहुंच जाती है। बिना वक्त गंवाए वो चप्पू चलाना शुरू कर देती है। पानी तेज है लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेती। हर स्ट्रोक के साथ वो बस दूर जाना चाहती है, लेकिन किस्मत जैसे उसके खिलाफ खड़ी हो। एक खतरनाक ढलान के पास पहुंचते ही नाव अचानक कंट्रोल से बाहर हो जाती है और पलट जाती है। पानी का बहाव इतना तेज होता है कि एक पल के लिए सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगता है। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है और उसी बीच किसी तरह अपना बैग पकड़ लेती है। वही अब उसका इकलौता सहारा होता है। वो पूरी ताकत लगाकर तैरती है और किसी तरह किनारे तक पहुंच जाती है। शरीर थक चुका होता है लेकिन रुकने का कोई मौका नहीं है। वो जल्दी जल्दी भीगे कपड़े उतारती है ताकि चलने में आसानी हो, और बिना एक सेकंड बर्बाद किए फिर आगे बढ़ जाती है। अब हर छोटी आवाज उसे चौंका रही होती है। हर पेड़ के पीछे खतरा छुपा हुआ लगने लगता है। उसका दिमाग लगातार सोच रहा होता है कि बेन कहीं भी हो सकता है। तभी अचानक उसे दूर से किसी इंसान की आवाज सुनाई देती है। एक पल के लिए
उसके अंदर उम्मीद जागती है कि शायद कोई मदद मिल जाए। वो उसी दिशा में बढ़ने लगती है, कदम तेज कर देती है, लेकिन जैसे जैसे वो करीब पहुंचती है उसे महसूस होने लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। और अगले ही पल सच्चाई सामने आ जाती है। ये कोई मदद नहीं बल्कि एक जाल था, और बिना किसी चेतावनी के एक तीर उसकी तरफ तेजी से आता है। ऊपर चट्टान की ऊंचाई से बेन सब कुछ साफ देख रहा होता है। उसकी नजर हर वक्त साशा पर टिकी होती है, और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो बिना जल्दबाजी किए उसे ट्रैक करता रहता है। साशा कुछ समझे बिना बस भागती जाती है, क्योंकि अब उसके पास रुकने का कोई ऑप्शन नहीं है। पीछे से बेन लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। वो रास्ता बदलती है, स्पीड बढ़ाती है, लेकिन खतरा हर कदम पर उसके साथ ही चलता रहता है। तभी बेन एक ऊंची जगह पकड़ लेता है जहां से उसे साफ निशाना मिल सके। वो आराम से अपनी पोजीशन सेट करता है और क्रॉसबो उठाकर तीर छोड़ता है। अगला ही पल साशा के लिए झटका बन जाता है। तीर सीधा उसकी टांग में जा लगा है। दर्द इतना तेज होता है कि उसका पूरा शरीर एक सेकंड के लिए जवाब दे देता है। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो फिसलते हुए ढलान से नीचे जाती है और सीधे पानी में गिर जाती है। पानी का तेज बहाव उसे बहाकर ले जा सकता था, लेकिन वो हार नहीं मानती। जैसे तैसे खुद को संभालती है और बहाव के साथ खुद को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ती रहती है। कुछ देर बाद वो एक ऐसी घाटी में पहुंचती है जो ऊपर से देखने में शांत लगती है, लेकिन उसके अंदर जो हालत है वो अब और भी खराब हो चुकी होती है। उसकी टांग बुरी तरह जख्मी हो चुकी होती है, फोन भी टूट चुका होता है और अब वो पूरी तरह अकेली रह गई है। आसपास कोई नहीं, मदद का कोई रास्ता नहीं। वो अपने बचे हुए सामान को चेक करती है, थोड़ा सा खाती है ताकि शरीर में ताकत बनी रहे, क्योंकि उसे पता है कि अभी रुकना मतलब हार मान लेना है। इसलिए वो बिना देर किए फिर आगे बढ़ने का फैसला करती है। जैसे जैसे वो घाटी के अंदर जाती है रास्ता और ज्यादा खतरनाक होता जाता है। जमीन धीरे धीरे खत्म होने लगती है और अब उसे मजबूरी में बिना किसी सेफ्टी गियर के नंगे हाथों से चट्टान पकड़कर ऊपर चढ़ना पड़ता है। हर पकड़ कमजोर है, हर कदम पर गिरने का खतरा है, लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं। दर्द के बावजूद वो खुद को खींचती रहती है और किसी तरह ऊपर एक खुले पहाड़ी हिस्से तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो कुछ पल के लिए रुकती है और दूर तक देखने के लिए अपनी दूरबीन निकालती है। नीचे नजर डालती है तो उसे बेन की नाव दिखाई देती है। उसी समय पास के जंगल में अचानक कुछ पक्षी उड़ते हैं। वो ध्यान उधर करती है और अगले ही पल उसकी नजर सीधे बेन से टकरा जाती है। दोनों दूर खड़े होते हैं, लेकिन एक दूसरे को साफ देख लेते हैं। उसे एक पल में साशा का खून जैसे जम जाता है। वो बिना सोचे तुरंत नीचे की तरफ भागती है, उसी घाटी में वापस उतरती है और जल्दी से एक ऐसी जगह ढूंढती है जहां वो खुद को छिपा सके। उसे एक चट्टान के अंदर गड्ढे जैसी छोटी सी जगह मिलती है। वो वहीं दुबक जाती है, अपनी सांस तक रोक लेती है ताकि कोई आवाज ना निकले। कुछ सेकंड ऐसे गुजरते हैं जैसे समय रुक गया हो। किस्मत से बेन उसे देख नहीं पाता और आगे बढ़ जाता है। कुछ देर तक छिपे रहने के बाद साशा धीरे धीरे अपनी जगह बदलती है और हालात को समझने की कोशिश करती है। नीचे नजर डालती है तो देखती है कि बेन बिल्कुल आराम से नदी में खेल रहा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही मौका देखकर साशा चुपचाप पानी के रास्ते उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वो पूरी तरह खामोश रहती है, सांस तक धीरे लेती है ताकि कोई हलचल ना हो। उसका प्लान साफ होता है कि बेन की नाव लेकर यहाँ से निकल जाना है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और करीब पहुंचती है अचानक सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। ये कोई मौका नहीं बल्कि पहले से बिछाया हुआ जाल था और साशा सीधे उसी में फंस चुकी होती है। एक झटके में साशा का पैर किसी छुपे हुए फंदे में फंस जाता है और वो संभल भी नहीं पाती कि चेन जोर से खींचती है। अगले ही पल बेन तेजी से उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है और साशा पानी से घसीट कर किनारे खींच ली जाती है। हालात अब पूरी तरह उसके हाथ से निकल चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। वो तुरंत अपना बैग खोलती है और पेपर स्प्रे निकालकर बिना सोचे सीधे बेन के चेहरे पर मार देती है। कुछ सेकंड के लिए बेन की आंखें बंद हो जाती हैं और वो जैसे कुछ देख नहीं पाता। यही छोटा सा मौका साशा पकड़ती है और जल्दी जल्दी अपने पैर में फंसी चेन खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बेन जल्दी संभल जाता है। वो पानी में अपना चेहरा धोकर वापस आता है और इस बार और ज्यादा गुस्से में उसे पकड़ लेता है। वो साशा को घसीटकर साइड में ले जाता है और क्रॉसबो उसकी तरफ तान देता है। मजबूरी में साशा को स्प्रे छोड़ना पड़ता है। बेन उसकी टांग से फंदा खोलता है, लेकिन आजाद करने के लिए नहीं बल्कि उसे पूरी तरह कंट्रोल में लेने के लिए वो उसे बांधना शुरू कर देता है। अजीब बात यह होती है कि वो उसे उसी वक्त मारता नहीं बल्कि उसे खाना भी देता है, जैसे वो किसी सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। अगली सुबह होते ही वो साशा को अपनी नाव में बांध देता है और उसे कहीं लेकर जाने लगता है। रास्ते भर वो आराम से बात करता रहता है, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो, लेकिन साशा की नजरें हर पल इधर उधर घूमती रहती हैं। वो बस एक मौका ढूंढ रही होती है जिससे वो खुद को छुड़ा सके। तभी उसे रस्सी में लगा एक छोटा सा हुक दिखता है। वो धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती
बेन उसकी हरकत पकड़ लेता है और बिना देर किए उसे जोर से धक्का देकर पानी में गिरा देता है। अब हालत ये हो जाती है कि बेन नाव आगे बढ़ा रहा होता है और साशा पीछे बंधी हुई पानी में घिसटती जा रही होती है। हर सेकंड उसका शरीर और टूटता जा रहा होता है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो फिर भी खुद को संभालने की कोशिश करती रहती है। कुछ देर बाद वो दोनों एक शांत सी दिखने वाली घाटी में पहुंचते हैं और वहां से रस्सियों के सहारे एक गुफा के अंदर जाते हैं। अंदर का नजारा देखते ही साशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि चारों तरफ जंजीरें लटकी होती हैं और दीवारों पर ऐसे निशान होते हैं जो साफ बताते हैं कि ये जगह पहले भी कई लोगों के लिए आखिरी साबित हुई है। बेन उसे अंदर घसीटते हुए ले जाता है, जहां 2 ताजा लाशें टंगी होती हैं जिन्हें नमक लगाकर सुखाया गया होता है। अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ जाती है कि बेन सिर्फ मारता नहीं बल्कि लोगों को मारकर उनका गोश्त सुखाकर बेचता है। और जैसे ही साशा को याद आता है कि उसने रास्ते में जो खाया था वो शायद यही था, उसके अंदर घबराहट और बेचैनी एक साथ उठने लगती है। बेन धीरे धीरे उसके जूते उतारता है, उसकी टांग बांधता है और अजीब तरीके से उससे पूछता है कि क्या वो उसे पागल समझती है। साशा उसे बातों में उलझाने की कोशिश करती है ताकि थोड़ा वक्त मिल सके, लेकिन तभी बेन अपना मुंह खोलता है और उसके नुकीले घिसे हुए दांत दिखते हैं जो किसी जंगली इंसान जैसे लगते हैं। वो बिना रुके साशा को बांधता जाता है और उसे ऐसे तैयार करने लगता है जैसे वो उसका अगला शिकार हो। तभी साशा अचानक बात घुमाती है और उस कमरे में रखी एक फोटो का जिक्र करती है जिसमें बेन अपनी माँ के साथ नजर आता है। बेन एक पल के लिए रुक जाता है, जैसे किसी पुराने ख्याल में अटक गया हो, और फिर धीमे धीमे बताने लगता है कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वही उसकी पहली शिकार बनी। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठंडा पागलपन झलक रहा होता है और वो साशा को भी अपनी माँ जैसा देखने लगता है। यही वो पल होता है जिसे साशा पकड़ लेती है। वो धीरे धीरे उसके करीब आती है जैसे उसे शांत कर रही हो, लेकिन अगले ही पल अचानक पूरी ताकत से उसके कान पर काट लेती है। दर्द से बेन जोर से झटका खाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर साशा अपने शरीर का वजन नीचे डालती है, जिससे रस्सी थोड़ी ढीली पड़ जाती है और वो खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेन जल्दी संभल जाता है और उसे पकड़ लेता है। दोनों के बीच जोरदार खींचातानी होती है। साशा पूरी ताकत लगा रही होती है और उसी धक्का मुक्की में उसका कपड़ा फटकर बेन के हाथ में रह जाता है। वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर दौड़ पड़ती है और बिना कुछ सोचे सीधे पानी में कूद जाती है। पीछे से बेन भी बिना रुके उसके पीछे छलांग लगा देता है। दोनों एक पतली सी दरार से निकलकर बाहर आते हैं और तेज बहते पानी के साथ बहते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। अब ये सिर्फ पीछा नहीं रहा बल्कि सीधा जिंदगी और मौत के बीच की दौड़ बन चुकी होती है। लेकिन किस्मत अभी भी उसका साथ नहीं दे रही होती, क्योंकि आगे सीधा एक गहरा झरना नजर आने लगता है। पानी की रफ्तार इतनी तेज होती है कि उसमें गिरना मतलब बचने की कोई उम्मीद नहीं। उसी बहाव में बेन एक पत्थर से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है, और यही वो मौका होता है जहां साशा खुद को संभालती है। पानी के अंदर ही वो लकड़ी में उलझी रस्सी को खोलने लगती है। हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं। किसी तरह खुद को आजाद करती है और किनारे की तरफ बढ़ती है। काफी संघर्ष के बाद वो किनारे तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही वो एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और पूरी ताकत से नीचे मारने के लिए तैयार हो जाती है ताकि ये सब यहीं खत्म हो सके। फिर वो बेहोश पड़े बेन को घसीटते हुए किनारे तक लाती है। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि इस बार उसे खत्म करना ही होगा, या कम से कम खुद को हमेशा के लिए इस डर से बाहर निकालना होगा। वो बेन की जंजीर तोड़ने की कोशिश करती है ताकि उसे काबू में रख सके, लेकिन तभी अचानक बेन की आंखें खुल जाती हैं। वो बिना एक सेकंड गंवाए उस पर टूट पड़ता है, साशा को धक्का देकर पानी में गिराने की कोशिश करता है और फिर रस्सी से उसका गला कसने लगता है। हालात फिर से उसके हाथ से निकलने लगते हैं। साशा पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। उसकी सांस अटकने लगती है। वो पास पड़े पत्थर तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर में बंधी जंजीर उसे रोक देती है और हर सेकंड उसके लिए और भारी होता चला जाता है। बेन बिना समय गंवाए आगे बढ़ता है और साशा का गला कसकर पकड़ लेता है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि साशा की सांसें अटकने लगती हैं। बस एक पल और सब खत्म हो सकता था, लेकिन अचानक बेन रुक जाता है, जैसे किसी वजह से उसका हाथ ढीला पड़ गया हो। उसी छोटे से मौके को पकड़कर साशा तुरंत पलटती है, उसे जोर से धक्का देकर गिरा देती है और पास पड़ा बड़ा पत्थर उठाकर पूरी ताकत से उसकी टांग पर दे मारती है। हड्डी टूटने की आवाज साफ सुनाई देती है और बेन दर्द से तड़प उठता है। उसका शरीर कांपने लगता है और वो किसी तरह रेंगते हुए वहां से दूर जाने की कोशिश करता है। इसी बीच साशा खुद भी बुरी हालत में होती है। उसकी नाक बुरी तरह जख्मी हो चुकी होती है। खून लगातार बह रहा होता है और दर्द इतना तेज होता है कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही।
अब दोनों की हालत लगभग एक जैसी हो चुकी होती है। एक का पैर टूट चुका है और दूसरी पूरी तरह घायल है। लड़ने की ताकत दोनों में खत्म हो चुकी होती है और आखिरकार दोनों वहीं नदी किनारे थक कर बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों की आंख खुलती है तो हालात बिल्कुल साफ हो जाते हैं। अगर अब भी ये लड़ाई जारी रही तो दोनों का बचना नामुमकिन है। इसलिए मजबूरी में वो साथ मिलकर यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। पीछे लौटने का मतलब है करीब 12 दिन का लंबा सफर, जो बेन के टूटे पैर के साथ संभव नहीं है। इसलिए सामने खड़ी उस खतरनाक पहाड़ी को पार करना ही उनका इकलौता रास्ता बचता है। साशा एक शर्त रखती है कि अगर बेन उसके हाथ की हथकड़ी खोल दे तो वो उसे सेफ्टी हार्नेस बनाकर ऊपर चढ़ा सकती है। कुछ देर की झिझक के बाद बेन मान जाता है और दोनों एक ही रस्सी से बंध जाते हैं। अब हालात ऐसे हैं कि हर कदम दोनों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। साशा धीरे धीरे चढ़ाई शुरू करती है। हर थोड़ी दूरी पर वो रस्सी को कहीं फिक्स करती जाती है ताकि अगर कोई फिसले तो दूसरा संभाल सके। लेकिन असल सच्चाई यही है कि अगर एक भी गिरा तो दोनों साथ में नीचे जाएंगे। एक छोटी सी गलती और नीचे सिर्फ मौत इंतजार कर रही है। चढ़ते चढ़ते वो एक खड़ी ढलान तक पहुंचते हैं जहां हालात और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। साशा वहां एक मजबूत पेड़ ढूंढकर रस्सी को उससे बांध देती है और फिर दोनों के बीच की गांठ को हल्का सा ढीला छोड़ देती है। बेन तुरंत समझ जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। वो अचानक बेकाबू होकर रस्सी खींचने लगता है, जैसे साशा को नीचे गिरा देना चाहता हो। साशा पूरी ताकत से पेड़ को पकड़ लेती है ताकि खुद को संभाल सके। दोनों के बीच आखिरी बार जोरदार खींचतान होती है। रस्सी पर दबाव बढ़ता जाता है और वो टूटने की कगार पर पहुंच जाती है। उसी पल साशा फैसला लेती है और पेड़ से बंधी रस्सी खोल देती है। जैसे ही सपोर्ट खत्म होता है, बेन सीधा नीचे गिरने लगता है। उसकी पकड़ छूट जाती है और कुछ ही पलों में वो गहराई में गायब हो जाता है। बीच रास्ते में ही उसकी कहानी खत्म हो जाती है। अब साशा पूरी तरह अकेली रह जाती है। सामने सीधी खड़ी चट्टान है, नीचे गहरी खाई, आसपास कोई मदद नहीं, कोई सहारा नहीं, सिर्फ उसके अपने हाथ और उसकी जिद। और अब उसे खुद ही इस आखिरी चढ़ाई को पूरा करना है। हर पकड़ अब सोच समझ कर लेनी पड़ती है, क्योंकि गलती की अब कोई गुंजाइश नहीं बची। एक एक इंच ऊपर बढ़ना ही जिंदगी और मौत के बीच का फैसला बन चुका होता है। वो खुद को बार बार नीचे देखने से रोकती है और सिर्फ ऊपर ध्यान रखती है। सिर्फ अगला कदम, सिर्फ अगली पकड़। हाथ कांप रहे होते हैं, शरीर थक चुका होता है, लेकिन वो रुकती नहीं। हर बार खुद को थोड़ा और ऊपर खींचती है और आखिरकार अपनी बची हुई सारी ताकत लगा देती है। लंबे संघर्ष के बाद वो उस चोटी तक पहुंच ही जाती है। ऊपर पहुंचते ही वो पहली बार खुलकर सांस लेती है, जैसे इतने समय से रोकी हुई सांस अब बाहर निकल पाई हो। चेहरे पर थकान साफ दिखती है, लेकिन उसी के बीच एक हल्की सी मुस्कान भी आती है, जैसे उसने मौत को पीछे छोड़ दिया हो। चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ नजारा बेहद खूबसूरत होता है, लेकिन उसके अंदर जो कुछ बीता है वो इस खूबसूरती से कहीं ज्यादा भारी है। कुछ देर रुकने के बाद रात होते ही वो आगे बढ़ने का फैसला करती है। अंधेरे में धीरे धीरे चलते हुए वो एक छोटी सी सड़क तक पहुंच जाती है और तभी दूर से आती हुई एक गाड़ी की हेडलाइट्स नजर आती है। इस बार गाड़ी में एक औरत होती है। वो बिना ज्यादा सवाल किए साशा को अंदर बैठा लेती है और सीधे ब्लैक स्टोन बे तक छोड़ देती है। वहां पहुंचते ही साशा की नजर अपनी गाड़ी पर पड़ती है और एक पल के लिए उसे खुद पर यकीन नहीं होता कि वो सच में यहाँ तक जिंदा पहुंच गई है। वो तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और वापस रेंजर स्टेशन की तरफ निकल पड़ती है। वहां पहुंचकर वो जो कुछ उसके साथ हुआ था सब कुछ ऑफिसर को बता देती है। अब सच्चाई छुपी नहीं रहती। उन सभी लोगों की कहानी भी सामने आने वाली होती है जो इस जगह पर बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। अब कम से कम उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद बनती है और शायद उनकी आत्माओं को भी पहली बार सुकून मिल सके। सब कुछ खत्म होने के बाद साशा अकेले समंदर किनारे पहुंचती है। तेज हवा चल रही होती है और सामने अनंत तक फैला पानी दिखाई देता है। उसके हाथ में टॉमी का वो कंपास होता है जिसे वो इतने समय से अपने साथ लिए घूम रही थी। वो कुछ पल उसे चुपचाप देखती रहती है, जैसे उसमें उसकी सारी यादें कैद हों। फिर बिना कुछ कहे वो उसे दूर समंदर में फेंक देती है, जैसे वो सिर्फ एक कंपास नहीं बल्कि अपना सारा दर्द, सारी पुरानी यादें और वो भारी बोझ भी उसी के साथ छोड़ देना चाहती हो। लहरें उसे धीरे धीरे अपने अंदर खींच लेती हैं और साशा बस खड़ी होकर उसे दूर जाते हुए देखती रहती है। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं होता, बस एक गहरी शांति होती है, जैसे इतने लंबे समय के बाद उसने खुद को आखिरकार आजाद कर लिया हो। और यहीं पर एपेक्स की पूरी कहानी खत्म हो जाती है।